रूहानी माँ बाप के रूप में छुपे चंद अफराद उस्तादों का नाम बदनाम करने लगे। लाहौर के निजी स्कूल में तलबा को हिरासा करने के इल्जाम में 4 को फारिग कर दिया गया। क्या सिर्फ नौकरी से फारिग करना काफी है? इस अहम मौजू पर आज हम करेंगे तफसीली गुफ्तगू। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तानियों को घर बैठे सर्टिफिकेट देगा। HEC और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान मुआहदा, तलबा वबा के दौरान पेशा तालीम हासिल कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम बात करेंगे वहशियाना सलूक की। आज हम बात करेंगे गैर इंसानी रवैये की। सही समझे आप। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की, मोदी सरकार की। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी मुल्क में एक साथ बहुत सारे बुरे लोग हों, लेकिन कोई ऐसे ही लोगों को तलाश करे और अक्सरियत को इसी तरह के जज्बे में मुब्तला कर दे, तो उसे कहते हैं फाशिस्ट मोदी। एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ नफरत का सबूत दिया। आने वाले महीने त्योहारों का नाम लिया और फिर उसके बाद में सारी की सारी फहरिस्त में जिसमें मुख्तलिफ त्यौहार थे, उसमें बकरीद का नाम तक नहीं लिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब किया और ख़ास तवज्जो कोरोना वायरस और उनके लॉकडाउन पर रही। उनके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। शायद वो इसे भुलाना चाह रहे थे। उन्हें चीन से मार पड़ चुकी है, पिटाई हो चुकी है, शायद वो इसे भुलाना चाह रहे थे। इसीलिए चीन को उन्होंने चना भी कह दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमून के सरबराह असदुद्दीन अवैसी साहब ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर तंज किया और कहा कि आज चीन पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपको सिर्फ चने याद आए, आपने सिर्फ चने पर बात की। और ये भी कहा कि तकरीर में हिंदुओं के तमाम छोटे बड़े त्योहारों का तज़किरा आपने किया, लेकिन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं इंडिया में, लेकिन आपने उनका आने वाला त्यौहार बकरीद इसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल उन्होंने जैसा भी है इसको ये कह सकते हैं कि रवादारी की शॉल में लपेट के जूता ज़रूर मारा। भारतीय फौज सरहदों पर हमेशा कमज़ोर साबित हुई है, ऐसे ही होता रहा है और इसीलिए उनका सारा जोर निहत्ते शहरियों पर चलता है। 10 साल पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। मकामी अफराद ने पायलट अभिनंदन की बड़ी धुलाई की थी, जम के धुलाई की थी, ये भी हुआ था। हाल ही में लद्दाख में चीनी फौज ने बुज़दिल भारतीय फौज की कई बार खूब पिटाई की, मगर भारतीय सुरमा कुछ ना कर सके। यही भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में क्या करती है? निहत्ते शहरियों पर जुल्म ढाती है। नहीं देखती खवातीन है, नहीं देखती बच्चे हैं, नहीं देखती बुजुर्ग हैं, जुल्म ढाती है। गुज़श्ता रोज का एक वाकया, चंद तस्वीर आती हैं और वो तस्वीर चंद लम्हों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर कि 3 साल का बच्चा अपने नाना की मैयत पर बैठा रो रहा हो और ये नन्ना मुजाहिद इसे फिर भारतीय गिरफ्तार कर लें और गिरफ्तार करके उसे ये कह रहे हो बाप तो छीन लिया, नाना तो छीन लिया, बिस्किट देंगे तुम्हें, यानी उस बच्चे को बहलाने के लिए बिस्किट कह रहे हैं। और छीना क्या है उससे? उसका नाना छीना। वो मासूम बच्चा आपको जहन में ज़रूर आया होगा कि जब आप घर में दाखिल होते हैं, बैठते हैं, आपके बच्चे आपके ऊपर यूँ जंप करके आ जाते हैं। कोई शख्स भी जिसका दिल हो वो ये भूल नहीं सकता। बच्चे से उसका अपना छीनने के बाद में ऐसा बिहेव करते रहे कि जैसे किसी बड़े टेररिस्ट को मार गिराया हो, लेकिन आपने तो एक आम आदमी को निशाना बनाया, एक शख्स की जिंदगी उसको छीना। लाश पर पांव रखकर तस्वीर बनवाते रहे, ये करते रहे। एक छोटा सा बच्चा बिलखता रहा, रोता रहा और क्या करते रहे ये सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने थू थू की है। बावजूद इसके गम कम नहीं होता। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अब इसी रवैये के ऊपर, इसी सिचुएशन के ऊपर। हमारा साथ देंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमको टाइम दे रहे हैं। पूरी दुनिया में जिल्लत हो जाए, पूरी दुनिया में रुसवाई हो जाए, भारतीय वज़ीर आज़म बौखला जाए, लेकिन फिर भी वो ये ऑर्डर नहीं देते कि एक आम आदमी को मत मारना। इसको भी कम से कम अपना ही समझ लेना, इंसान समझ लेना, अगर अपना नहीं समझ सकते। ये कौन सी कंफ्यूजन है? ये किस किस्म का अंदाज है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मौजूदा बीजेपी सरकार की पॉलिसी है। ये लोगों को दबाना चाहते हैं और जो कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत है उसको कुचलना चाहते हैं। लेकिन दुनिया ने ये जो तस्वीर कल देखी है कि कम सिन बच्चा अपने नाना की खून से लथपथ लाश पर बैठा रो रहा है, मैं समझता हूँ इससे हर जी शऊर शख्स को जिसके सीने में दिल है उसका वो दिल दहल गया होगा। मेरी गुजारिश ये है, हर
इंसानी हकूक के अलंबरदार से अगर आप इंसानी हकूक की बात करते हैं तो आपको इसको शेयर करना चाहिए और दुनिया के ज़मीर को झिझोड़ना चाहिए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हर पाकिस्तानी से, हर कश्मीरी से, हर मुसलमान से, हर इंसान से जिसमें इंसानियत है कि इसको शेयर करे और दुनिया के ज़मीर को जगाए कि ये है भारत का असली चेहरा, ये है मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी जिसके खिलाफ कश्मीरी निहत्ते कश्मीरी सरापा एहतजाज है। 10 माह से वो एक मिलिट्री सीज के अंदर हैं, वो एक लॉकडाउन के अंदर हैं। कोविड-19 की वबा की वजह से भी उनको कोई रियायत नहीं मिली, कोई रिलीफ नहीं मिला। जितनी पाबंदियां थी नहीं उठाई गई और वो गुजारा कर रहे हैं। इस पर आवाज उठानी होगी, आवाज उठानी चाहिए। मैंने कल यूरोपीय यूनियन के जो अमूर खारजा के वजीर हैं, मैंने उनसे तज़किरा किया है और मैंने उनको बताया है कि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जो भारत दुनिया से छुपाता है इस तस्वीर ने उसका पोल खोल दिया है और हमें इस पर सरापा एहतजाज होना भी चाहिए। देखिए, एक आम पाकिस्तानी तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इसको वाकई दिल से महसूस भी कर रहा है और जैसे आप कह रहे हैं हम इसे शेयर कर रहे हैं, वाकई ऐसा ही हो रहा है। लेकिन शाह साहब, अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई एक बार फिर इस वाक़े के बाद में, ख़ास तौर पर अब आप लोग कहाँ किस किस फोरम पर इस बात को उठाएंगे? हर फोरम पर, जिस फोरम पर जाया जा सकता है हम जाएंगे और भारत को बेनकाब करेंगे। ये हमारे फराइज में शामिल है। सही। शाह साहब, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, ज़ाहिर है ये तो हम बात करें जो कश्मीर में हो रहा है, लेकिन जो 2 रोज़ पहले कराची में एक वाक़या पेश आता है और उसके बाद एक भारत का प्रोपेगेंडा और भारत की कोशिश थी कि सलामती काउंसिल से मजम्मती बयान जारी ना हो, भारत को मुँह की खानी पड़ी शाह साहब वहाँ पर। जी, आपके इल्म में है कि जो BLA है उनने जिम्मेदारी कबूल की है कराची स्टॉक एक्सचेंज के वाक़े की। BLA एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आउटफिट है और उस पर हम शुक्रगुजार हैं तमाम सलामती काउंसिल के मेंबरान के, जो कुछ कोशिशों के बावजूद उन्होंने उसकी मजम्मत की है। सही। और इस तंजीम और इसकी हरकतों की मजम्मत की है। शाह साहब, ठीक है, कोरोना भी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और फिर ये वाक़या भी है। आप हमें प्लीज़ ये बता सकते हैं क्या अब इस सब कुछ को देखते हुए आपने कोई नए दौरे प्लान किए हों, कुछ नई मीटिंग्स आपने सोची हों कि आपको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, लोगों के साथ में बैठना चाहिए, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में? देखिए, दौरों की तो कोविड-19 की वजह से इस वक्त दौरे कोई भी वजीर खारजा दुनिया में नहीं कर रहा और वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मैं एंगेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने अर्ज की कि कल मैंने यूरोपियन यूनियन के जो उनके खारजा अमूर के सरबराह हैं उनसे मैंने बात की है। आज मेरी डेनमार्क की वजीर खारजा से बात होगी। इसी तरह मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के वीडियो लिंक के जरिए मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर का मुकदमा और जो ये सूरत हाल है इस पर लोगों को एतमाद में ले रहा हूँ। सही। अच्छा शाह साहब, ये तो हमने आपकी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक काफ़ी गुफ्तगू की। मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी कमेंट आपसे लेना चाह रहा था। जो जनूबी पंजाब से मुताल्लिक आपने गुफ्तगू की है और जिस तरह आपने कहा है कि जो ख्वाब जनूबी पंजाब के शहरों ने देखा था वो ख्वाब अब पूरा हो गया है। शाह साहब, ये सिर्फ एक बयान तक है या अमली तौर पर ऐसा हुआ है? अगर है तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा, कितने मसाइल हल होंगे अब जनूबी पंजाब के शहरियों के? देखिए, उस ख्वाब की तरफ ये पहला ठोस कदम है। आज तक सब ने दिलासे दिए। पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जनूबी पंजाब का तस्करा करती रही, अमलन कुछ न कर सकी। वजारत उज़्मा गिलानी साहब वजीर आजम रहे, ज़बानी जमा खर्च करते रहे। पीपल्स पार्टी ज़बानी जमा खर्च करती रही।
हमने तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इसको पीटीआई के मंशूर का हिस्सा बनाया। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत न थी। जब हम 2/3 के लिए बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से रजू करते हैं, नून लीग से रजू करते हैं, वो ना भी नहीं करते और कदम भी नहीं उठाते। चुनांचे हमने फैसला किया जो कुछ हमारे बस में है वो हम कर गुजरे और फिर पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश जारी रखें। यानी शाह साहब, बस में था जो एग्जीक्यूटिव हम काम कर सकते हैं हम कर गुजरे। यानी शाह साहब, जब आप 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं और जब आप पीपल्स पार्टी और नून लीग का तस्करा कर रहे हैं, तो मैं ये समझूं कि जनूबी पंजाब सूबा बन जाना ये रुकावटें हैं? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये ज़बानी जमा खर्च करते हैं, उसको अमली जामा नहीं पहनाते। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश और कोशिश है सूबा बन जाए इस वक्त भी? जी जी, यकीनन हमारा तो ये मंशूर का हिस्सा है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है और हमारी कोशिश इंशाल्लाह रहेगी और फिर आखिर हमें कामयाबी होगी। देखिए, हमने जो कदम उठाया है, जो जनूबी पंजाब के लिए चीफ सेक्रेटरी के तैनाती, जनूबी पंजाब का अलहदा जो आईजी है तैनात हो गया है, इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के लोगों को अब पुलिस के मामला, तालीम का मामला हो, सेहत का मामला हो, बल्दियाती मसाइल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरियात हों, अब लाहौर जाने की ज़रूरत न होगी। ये सब महकमे मुंतकिल हो जाएंगे मुल्तान और बहावलपुर, और ये दोनों शहर जो हैं, ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों शहरों में इनके दफातर कायम किए गए हैं और वहां से ऑपरेट करेंगे और उनकी तहलीज के करीब तर उनके मसाइल हल होंगे। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे लेके चले हैं। इसी तरह काबीना ने बहुत बड़ा फैसला किया है कल, और वो है प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स का इजरा। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का मुतालबा तो पीपल्स पार्टी कर रही है। सवाल ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स की तरफ क्यों नहीं जाते? वो उसका एक लाजमी मंतकी अगला कदम है जिससे वो इज्तनाब करते हैं। हमने फैसला किया है कम से कम हम उन सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में हम इसको नाफिज करेंगे। उसका मकसद क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि पसमानदा इलाके, उनकी आबादी, उनकी महरूमी और उसकी पसमानदगी के मुताबिक उनको वसाइल मिलेंगे, और दिखावे के वसाइल जो जनूबी पंजाब को दिए जाते थे और दौरान साल रीअप्रोप्रिएशन के जरिए उनको और इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हर जिले को उसकी जरूरत के मुताबिक पैसा दिया जाएगा। और इसी तरह हमने जो बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जिसमें नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल्स का जो हम सोच दे रहे हैं, उसमें डायरेक्ट फंड्स उनको ट्रांसफर होंगे ताकि वो बल्दियाती नुमाइंदगान अपनी मर्जी और अपनी जरूरियात के मुताबिक। शाह साहब, ये सारा फोकस पंजाब और केपी में क्यों है? बलूचिस्तान की तरफ नजर करम क्यों नहीं है? देखिए, बलूचिस्तान हमारा फ्यूचर डिफाइन करना है बलूचिस्तान में। मैं करता हूँ। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि बलूचिस्तान और सिंध भी करे, लेकिन वहां हमें उनको कायल करना है। हम जरूर गुजारिश करेंगे, बलूचिस्तान के वजीर आला से हम बिल्कुल गुजारिश कर सकते हैं, और सिंध से तो बिल्कुल हम चाहेंगे सिंध करे, लेकिन हमारा सिंध पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। हम दरखास्त कर सकते हैं। सर, शाह साहब, एक और बात बताइएगा, जब से आपकी हुकूमत आई है हमने कई पॉइंट पर देखा कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बहुत बात होती रही है, कभी 18वीं तरमीम ख़त्म करने से मुताल्लिक और कभी उसमें बेहतरी के हवाले से। शाह साहब, आप मुझे एज एन इंडिविजुअल अपना ओपिनियन दीजिएगा इस पर। अगर 18वीं तरमीम ख़त्म होती है तो क्या हालात बेहतर होंगे, और अगर ख़त्म होने की तरफ हम नहीं जा पाते तो आपकी हुकूमत है पंजाब में, आपकी हुकूमत है केपी में, कोई ऐसा तरीका है कि ये हुकूमतें खुद सरेंडर कर दें और खुद वफाक के हवाले ऐसे मामलात कर दें? ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम को खत्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये सरीहन पीपल्स पार्टी का प्रोपेगेंडा है। वो अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए इस किस्म के जो गुफ्तगू फरमाते हैं, वो उनका जो वहाँ साख गिर रही है सिंध के अंदरून सिंध, उसके लिए वो इशूज तलाश कर रहे हैं। तो पहला सवाल का जवाब, 18वीं तरमीम खत्म नहीं हो रही। हम सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। हमें एहसास है
कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए एक तवील जद्दोजहद हुई और हम उससे इनकार नहीं करेंगे। अब 18वीं तरमीम को लागू हुए 10 साल हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइए मिल बैठकर देखें कि इन 10 सालों में हमने क्या हासिल किया और कौन से एरियाज हैं जहां मजीद बेहतरी की जरूरत है। ठीक है, बेहतरी की जहां पे जरूरत है उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है शाह साहब, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। और 18 से मुतालिक आपने क्लियर किया, कोई ख्वाहिश कोई कोशिश नहीं है ख़त्म की जाए, लेकिन जहां पर बेहतरी की गुंजाइश है उस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए। ये तो हमने बात कर ली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि ज़ाहिर है इसमें एक मौसम हम देखते हैं कि गर्मी का ही फ़ायदा उठा लिया ना कि आपने उनसे कुछ इस मामला पे भी बात कर ली। लेकिन देखिए, हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था जो कुछ भारत में हो रहा है, जो कुछ भारत में किया जा रहा है उससे। तो मोदी के भारत में एक के बाद एक दरिंदगी के वाक़यात पेश आते रहते हैं और यूं बात करने का सबको मौका मिलता रहता है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम मामूल बनते जा रहे हैं। लाशों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। ऐसे वाक़यात भी अफसोसनाक हद तक रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की लाशों को गड्ढे में फेंक दिया गया, इसकी वीडियो बनाई गई और ये वीडियो वायरल हो गई। लवाहिकीन ने इस पर एहतजाज किया तो फिर कर्नाटक सरकार ने माफ़ी मांगी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये है। अक़लियतों पर जुल्म और जबर करने वाला भारत कोरोना से मरने वालों की लाशों से भी बदसलूकी करने लगा। लाशों को गड्ढे में फेंकने के ये मनाजिर इंडिया की जुनूबी रियासत कर्नाटक के हैं। एक एक करके कई लाशें इसी तरह गड्ढे में फेंकी गई हैं। लाशों की बेहुरमती के ये मनाजिर इंडिया के सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैलते चले गए। पोल खुलने पर चार जानिब से कड़ी तनकीद हुई तो भारत की कर्नाटक सरकार ने लाशों को इस तरह गड्ढे में फेंकने को गलती तस्लीम कर लिया। भारतवासियों के दबाव में आकर मजबूरन मुतासरा खानदानों से मुआफी भी मांगना पड़ी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कुछ सोपोर में हुआ, जो कुछ मकबूजा वादी में हो रहा है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे हम। यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल मलिक हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। खुशकियत अपनी इंतहा को पहुंची, ये कोई नई बात नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आए रोज़ दास्तानें रकम हो रही हैं, ये सिलसिला नहीं बंद हो रहा, ये नहीं रुक रहा, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, ये मामला यूँ ही चलते रहते हैं। क्या कहेंगी इस पर? इसमें कोई दो राय नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की 70 साल से ऊपर जो तारीख़ है उसमें आप देख सकते हैं हज़ारों मैसेकर्स, कितने न्यूमरस रेप इंसिडेंट्स जो हैं और मासूम लोगों को शहीद करना, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक को टारगेट किया गया है। हमेशा से वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया गया है कश्मीरियों को, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, औरतें हों। और वहाँ पे ये आलम है कि जो इतनी बड़ी तादाद है मिसिंग पर्सनस की और दुनिया की सबसे बड़ी तादाद हाफ विडोज़ की, वो ख़वातीन जिनको पता ही नहीं है उनके शौहर कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, उनके घरों के अंदर जो दास्तानें दुखों की, गमों की, और बेवाओं का तो एक समंदर है और यतीमों का मतलब एक मुल्क बसाया जा सकता है। जिस तरह जो तादाद यतीमों की है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो लक्समबर्ग की भी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो ये तो इनका एक के बाद दूसरा नए तरीके का कोई जुल्म और क़यामत उठती है कश्मीरी कौम के ऊपर बदकिस्मती से, और इनकी तो फ़िरौनियत में वो इंतहा है। ये तो दोज़ख आप समझ सकते हैं कि दोज़ख में भी जो होना है उससे भी बदतर ये कर रहे हैं मेरे ख़्याल में। कश्मीरी सब्र कर रहे हैं। कश्मीरी एक फ़ाइट है कि जिसमें है मुसलसल है। उनके पास तो अलावा इसके कि उनको अमन चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, और क्या मुतालिबा है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे घटिया इक़दाम से इनको साबित क्या करना है? बस यही साबित करना चाहते हैं कि वो कब्ज़ा करना चाहते हैं ज़मीन के ऊपर, और उनको सिर्फ ज़मीन चाहिए, रिसोर्स चाहिए वहाँ का, और जो वहाँ के बसने वाले जो वारिस हैं उनकी तो कोई डिस्पोजेबल हैं, वो इंसान भी नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, वो कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं है, वो कचरा भी नहीं है। मतलब ट्रैश की भी एक जगह होती है डस्टबिन में डालने की। कश्मीरियों को ये कुछ भी नहीं समझते, उनका कोई वर्ल्डली कोई राइट नहीं है, ना कोई रिलीजियस राइट है कि उनको बैरी किया जाए, ना कोई उनको राइट टू लिव है, राइट टू डाई भी नहीं है। डेथ के बाद भी जो उनकी डेड बॉडीज़ के साथ ये जो कुछ करते हैं
उनके ऑर्गन्स निकाल के उनको म्यूटिलेट किया जाता है। यही ये साबित करना चाहते हैं कि हम यहाँ के फ़िरौन हैं, हम यहाँ के हम खुदा हैं, खुदा न खास्ता। खुदा भी इतना रहम दिल है, प्यार करने वाला अल्लाह, ये तो शैतान है इस दुनिया में। बेशक शैतान है भारत। मुझे ये बताइएगा मशाल साहिबा, फ़ौज का फ़ौज से मुकाबला हो समझ आता है, अपने हम पल्ला से मुकाबला हो समझ आता है, लेकिन फ़ौज वहाँ पे तैनात हो, मुकाबला निहत्ते कश्मीरियों से हो, ये समझ से बाहर तो है। इस पर हम बात भी करते आए, लेकिन एक नन्हा बच्चा 3 साल उम्र ही क्या होती है, उसके सामने उसके नाना को शहीद कर देना, उसके सामने उसके नाना की लाश की बेहुरमती करना, उस पर पैर रखकर तस्वीरें खिंचाना, इससे उस बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ेगा और कश्मीरियों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा? तो सारा लुट गया उसका चाइल्डहुड, उसका बचपना ख़त्म कर दिया उसकी आंखों के सामने। और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज है और इतने बड़ा एक इनकाउंटर के बीच में अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा हुआ और रो रहा है कि नाना को उठाने के लिए। ये किसी फ़िल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है, अभी हुआ है कुछ घंटे पहले। और फिर उसके बाद रोता हुआ, ट्रॉमेटाइज, बुलेट्स के दौरान जो उसको पता नहीं उस पर क्या बीती, और फिर जब वो CRPF वाले उसको वापस लेके जाने उसकी वीडियोस बना रहे हैं और उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम बिस्किट खाओ, मतलब कि मारेंगे भी यही उसके नाना को, रुलाने में भी इन्हीं का ऑर्डर होता है, खाने खिलाने में भी इन्हीं का ऑर्डर, मतलब कि पुतला बना दिया है इन्होंने इंसान को। और इसी बात पर दिल दुखता है, लेकिन गैरत नहीं आती भारत को। मकबूजा वादी का 70 साल शख्स भी बुरहान वानी है। आखिर भारत को ये क्यों नहीं समझ में आता, ये क्यों नज़र नहीं आता? मुसलसल बुज़दिलाना हरकतें, हर कश्मीरी को डराने की कोशिशें, नहीं हो सकता उनसे ये, वो क्यों नहीं मान लेते इस बात को? देखिए, उनको कश्मीरियों के खून की लत पड़ गई है काफ़ी दिहाइयों से। वो इस तरह मानने वाले नहीं है कि कंडेमनेशन या कोई रिपोर्ट्स इनके ऊपर, जब तक कोई बाकायदा इनके ऊपर कोई बैनिंग नहीं होगी, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा कि ये इनकी जो फोर्सेस हैं वो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल लॉ को जो सुपरसीड कर रही हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, इंटरनेशनल जनीवा कन्वेंशंस को, UN की करारदादों को, सिक्योरिटी काउंसिल को सरपास करके, ये बायलैटरलिज्म को सरपास करके अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, जो इनका अखंड भारत का जो गोल है जिसके अंदर सारे नेबरहुड को ये कुचलना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जो इनको मिलना क्या है ये यही बेहतर जान सकते हैं, मगर इन्होंने दुनिया को ही दोज़ख बना दिया है एक मासूम कौम के ऊपर। एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये तो पूरी कौम का कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो मतलब कि बियॉन्ड है इसकी पनिशमेंट भी। मशाल साहिबा साथ मौजूद थी आप, और भारत के इस जुल्म पर आवाज़ आप भी उठा रही हैं, हम भी उठा रहे हैं, और हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, हर फोरम से उठा रहे हैं आवाज़। और जाहिर है जितनी आवाज़ उठाएं वो कम है, क्योंकि उसका जुल्म बड़ा है, भारत का जुल्म बहुत बड़ा है, जो कि भारत मकबूजा कश्मीर में ढा रहा है और पूरे भारत में ढा रहा है। तो ये खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात होते रहे अगर, तो नफ़रतें ही बढ़ती रहेंगी, आग ही लगती रहेगी, मुँह की खानी पड़ेगी भाई, बार बार खानी पड़ेगी। बच्चे के आंसू खुश्क हो गए रोते रोते, लेकिन वो बच्चा भी एहतजाज ही कर रहा था। ये याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हम थोड़ा सा कुछ और मौज़ूआत भी थे अहम, तो हमने सोचा कि हम उनको भी इंक्लूड करते हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा वक्त गुजरा इस बात को, लाहौर में कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से हिम्मत दिखाई गई और उन्होंने अपने लिए आवाज़ भी उठाई, तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आई। लाहौर की बात कर रही हूँ मैं। होता कुछ यूँ है कि जिस स्कूल पर आप भरोसा करते हैं, जहाँ के लोगों पर आप भरोसा करते हैं, वहाँ ले जाते हैं और अपने बच्चे का दाखिला करा देते हैं, अपनी बच्ची का दाखिला आप वहाँ करा देते हैं। लेकिन हर जगह सारे के सारे लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई दे रहे होते हैं। तशवीश की बात यह है और इत्मीनान की बात यह है कि अगर वो नज़र में आ जाएं और एक्शन हो जाए। मैं पूरा वाक़या आपके सामने रख देती हूँ। 4 स्टाफ मेंबर्स इस स्कूल के बच्चियों को हैरेस कर रहे थे, हरासा कर रहे थे, इनको नौकरी से निकाला मिला है। मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब इन बच्चियों ने इनके पास में इन 4 लोगों की तरफ से कुछ मवाद ऐसा पहुंचा जो नहीं जाना चाहिए था, इखलाकी तौर से ये नहीं होना चाहिए था। कुछ पिक्चर्स भेजी, कुछ मैसेजेस भेजे, बच्चियों को तंग करने की कोशिश की। बच्चियों ने इसकी शिकायत की, इंतज़ामिया ने कोई प्रॉपर एक्शन उस वक्त नहीं लिया था। फिर क्या किया इन बच्चियों ने, इन्होंने थोड़ा तंग आने के बाद में सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक पोस्ट लगाई और फिर देखते देखते क्या हुआ
फिर उसके बाद में बच्चियों की तादाद बढ़ी, उसमें वो भी शामिल थी जो पास आउट कर गई थी, जो उन क्लासेस से उस स्कूल से निकल गई थी, और फिर उसके बाद में सारे के सारे मामले का नोटिस लेना पड़ा। अब इस सिलसिले में इंक्वायरी भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, नोटिफिकेशन भी आपके सामने रख देते हैं जी। एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, वो अब इस सिलसिले में काम करेगी। इसमें 3 सरकारी अफसरान भी शामिल है, तालीमी अफसरान ये शामिल है। तो अब मामला ये है कि ये वाक़या रिपोर्ट कैसे हुआ। अब मामला ये है कि अब इंक्वायरी हुई है और उन लोगों को निकाला भी गया है, फिर भी मामले को इन डेप्थ देखना चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन में देखना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन, ये मामला, बच्चियों ने आवाज़ उठाई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकें। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ये एक अच्छी बात है कि इसके ऊपर काम हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारा साथ देंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अमीना सईदी साहिबा ने, एजुकेशनिस्ट हैं आप। वी हैव बिलाल कुतुब विद अस एंड काशिफ मिर्ज़ा, सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल ओनर एसोसिएशन। काशिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। काशिफ साहब, आपसे सवाल करने से पहले 2 जुमले। उन बच्चियों को सलाम है, उनके पेरेंट्स को सलाम है, उनके फैमिली मेम्बर्स को सलाम है जिन्होंने हौसला दिया, हिम्मत दी कि आवाज़ बुलंद कीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके बाद फिर ये काफिला बन गया। जो पहले पास आउट, जिस तरह किरण आपने बताया, जो पास आउट हो गई थी उन्होंने साथ दिया। किरण, सवाल तो यह है कि जब शिकायत हुई तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक कैंपेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतनी ज़्यादा शिकायत मौसूल होने के बाद एक्शन लिया, और एक्शन भी क्या लिया? आपने बरतरफ तो किया, लेकिन जो प्रिंसिपल है उनका मैसेज भी सोशल मीडिया पर है कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा है आपके साथ अब हमारा और साथ चल नहीं सकता। ये अच्छा वक्त गुजरा है इन असातिज़ा का या इन स्टाफ मेंबर्स का। एनीवेज, काशिफ साहब, सबसे पहले मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, आपकी एसोसिएशन ने इस मामले पर क्या नोटिस लिया है? पहली बात तो ये जी, जो वाकया हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, हम सब के लिए लम्हा फिक्री है। और मैं बीइंग ए टीचर ये समझता हूँ पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया है और मैं ये समझता हूँ ये दुरुस्त उन्होंने हाईलाइट किया, क्योंकि एक ऐसी जो हमारे दरमियान प्रमोट हो रही थी, अब स्कूल एजुकेशन तक ही आई, ये अफसोसनाक है। और सिर्फ इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ना सिर्फ इसको कंडेम कर रही है, बल्कि हमने खुद मुतालबा किया तमाम अरबाब इख्तियार से, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, गवर्नर, कि आपको ये खुद आगे बढ़ के इस मामले को प्रोब करना है। सिर्फ इस हद तक नहीं होना चाहिए कि 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि हमें अपनी बेटियों को, ये हमारी बेटियां हैं, इनको महफूज रखना हमारा फर्ज है। बीइंग अ टीचर हम माँ या बाप की हैसियत में होते हैं। और यही पूछना चाह रही थी मैं सर, काशिफ सर, यही पूछना चाह रही थी मैं। आप बहुत बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। काशिफ साहब सवाल ले लीजिए। आप बहुत बेहतर अंदाज में इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमें समझा सकते, बता सकते हैं। सर, टीचर पर माँ बाप भी भरोसा करते हैं, बच्चा भी भरोसा करता है, वो भी उसको उसी दर्जे में रखता है कि जो एक है ना कि भाई मुझे अपनी माँ जैसी लगे अपनी टीचर, मुझे अपने फादर के जैसे लगे अपना टीचर। ये सर, ये किस तरह के लोग हैं जिन्होंने इस बात का भी पास नहीं रखा कि ये इसको हम बिल्कुल ऐसे ही देखें कि जैसे हम अपनी औलाद को देखें, ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, इसको तो ईमानदारी से करना था। सर, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे लिए सबके लिए बाइस शर्म है कि एक उस्ताद तो माँ या बाप का दर्जा है, और माशरे ने अगर उसको ये जो दर्जा दिया है तो उसका तकद्दस होना चाहिए। प्रॉब्लम पता क्या आई है? प्रॉब्लम आई है हमारे पूरे कल्चर के अंदर, सोशल सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि आला तलीमी अदारे जहाँ पे लैपटॉप और एलिट्स जो क्लासेस हैं वहां पे हमने बच्चों को फैसिलिटेट तो कर दिया। तो आपने कभी गौर किया कि तालीम तरबियत के बगैर अगर होगी तो किरदार आपके कभी भी नहीं बनेंगे। ये हम लकी लोग हैं, हमारी चाहे माएँ उतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी लेकिन वो वेल ट्रेन्ड थी। हमारी ये माएँ बहनें बेटियां आज जो ये सारी चीजें होती हैं, और ये जो 15-20 सालों के अंदर जो कल्चर वैल्यूज में तब्दीली आई है, उस्ताद को इस लिहाज से सोचना चाहिए था। यकीनन ये लाजमन उन चारों की तरफ इशारा वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं कि उनकी तरबियत में कमी थी। अगर उनकी तरबियत अच्छी हुई होती तो यकीनन ये अमल जो है वाज़ेह जो हुआ है ये कभी भी ना होता। और दूसरी बात, मैं आपसे फिर ये बात कहूंगा, ये लम्हा फिक्रिया इसलिए भी है कि अब हमें ओवरऑलिंग करनी है अपने पूरे एजुकेशन और कल्चर वैल्यूज की भी। अभी हम बात कर रहे हैं तो साथ हमें ये भी देखना है कि इन्हीं 15-20 सालों के अंदर हमारा सोशल मीडिया, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कुछ दिखाया गया है,
ड्रामे जिस तरह के दिखाए गए हैं, जो बच्चियों ने इसी का सहारा लेके अपनी बात की, तो हम सबको ओवरऑल करने की जरूरत है। काशिफ साहब, बच्चियों ने उनकी फैमिलीज ने इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, पहले एक्शन नहीं लिया गया था, पहले बच्चियों की बात नहीं सुनी गई थी। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके एक अच्छी चीज भी आई है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, अच्छाइयां हमारी अपनी जगह पे हैं, हम इसको डिफेंड कतई नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े होंगे, हम पेरेंट्स के साथ खड़े होंगे, और यकीनन इसको कैफे किरदार तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इस तरह की चीजों को फौरी तौर पे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारा माशरा, ये डैमेज है। बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ आ गए, तो आप भी प्लीज, आपको खुशामदीद भी कहते हैं। बिलाल कुतुब साहब, बच्चा गलती करे आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, टोक सकते हैं, जब उस्ताद भटके, उस्ताद गलती करे और मामला इस कदर संगीन होता जाए, ये तो लकीली कुछ सरफेस पर आ गया और फिर पता चल गया कि ये लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन ये कितनी तशवीशनाक बात है और ये कितनी अफसोसनाक बात है। उस्ताद पे भरोसा नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने पूरे पेशे को बदनाम किया है। बहुत शुक्रिया सब लोगों को, बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये आपने जो बात कही कि बच्चे को समझा सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके अगर आप मैनुअल देखें तो इन मैनुअल्स के अंदर कहीं भी, मैं उन टॉप 5% स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं काशिफ मिर्जा के स्कूल की बात नहीं कर रहा, उनके अंदर जो मैनुअल्स है, मैनुअल्स में कहीं भी स्टूडेंट का लफ्ज नहीं लिखा होता, वहाँ पे क्लाइंट है और तालिब इल्म को एक उस्ताद जो है वो कुछ भी नहीं कह सकता। सो ये गलत फहमी तो पहले दूर कर ले। दूसरी बात ये कि ये जो ऑनलाइन तालीम है, ये क्लासरूम की तालीम होती है, ये इंडिविजुअल नहीं होती। हम में से कितने लोगों को नहीं पता कि असेंबली के अंदर, कैबिनेट के अंदर आइस बेची जाती है, स्कूलों के अंदर खाई जाती है, और ये माफियाज आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन क्या किसी ने स्कूलों में आइस जाने से बंद की? आपको पिछला वाकया थोड़ा सा याद होगा कि दयाल सिंह में एक बच्ची ने अपने उस्ताद के ऊपर एक हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया और हमने उसके ऊपर 1 घंटा उस उस्ताद की क्लास भी ली, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि बच्ची झूठी निकली और उस्ताद मोहतरम ने खुदकशी कर ली और रुक्का लिखा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं तो भी उस गिल्ड से भी नहीं निकला। पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, रहीम यार खां के भी रखता हूँ। मुझे कोई शख्स तो ये बताए कि ये जो संजीदा इतना मसला है जिसपे हमने कोई रद्द अमल करना है, उसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम क्यों नहीं कर रहा? उसकी इंक्वायरी सीआईए और पुलिस क्यों नहीं कर रहा? उसकी इंक्वायरी वो बेचारे 3 उस्तादा कर रहे हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन से दूर दूर भर कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये कौन समझाएगा इन लोगों को कि भाई जहां के लोग नाइट आउट अपने पेरेंट्स की इजाजत के बगैर फार्म हाउसेज में करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जो फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, जहां टीचर्स जब कंप्लेंट करते हैं, मेरी कल टीचर से बात हुई है इन स्कूलों में से, उसने कहा जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमें कहा जाता है जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो जनाब आपको क्या प्रॉब्लम है? हुजूर एफआईआर अभी तक क्यों लॉन्च नहीं हुई? ओम्बड्समैन को क्यों किसी ने नहीं कहा? इतनी गैर संजीदा हरकत है ये कि आप एक एलिबा तो लगा रहे हैं, एक उस्ताद के नाम को बदनाम करें। हो सकता है वो हो बदनाम, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास अदारों को करना चाहिए। अगर कोई शख्स आज ये कहे कि हम इन अदारों का एहतजाब कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलत फहमी कर रहा है। आप इनका निजाम और तालीम का अंदाज नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अदारे खुद बहुत बड़ा माफिया है। बिलाल भाई, ये जितने पॉइंटर्स आपने, ये जहां जहां जिस तरफ आपने निशानदेही की है, बिल्कुल दुरुस्त की है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन इस सब में, इस सारे किस्से में, ठीक है, इस पे बात भी होनी चाहिए, तहकीक भी होनी चाहिए, जहां से जो एरर है वो सामने आना चाहिए, जिसका भी है। बावजूद इसके बिलाल भाई, ये भी हुआ इस सारे किस्से में, और मैं चाह रही हूँ कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए हम दूसरी तरफ भी ध्यान दें ज़रा। पहले बच्चियों ने शिकायत की थी, किसी ने नोटिस नहीं लिया। अगर उस वक्त नोटिस लेते तो मेरे ख्याल से कौन सच कौन झूठ, किसको तवज्जो देने की और किसको तरबियत करने की ज़रूरत है, ये वाज़े हो जाता। बिलाल भाई, ये उस वक्त हो जाना चाहिए था। मेरे पास 4 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वालिदैन का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि इस गुफ्तगू को कर रहे हैं, और अगर आप उनकी कैजुअलनेस देख लें तो आप हैरान होंगे और सर पीटेंगे कि अगर वालिदैन ही अपने बच्चों के बारे में इतने कैजुअल हैं तो कमाल बात है। इस वक्त एक छाबड़ी फरोश के बाद एंड्रॉयड है। अरे भाई लाइए, सबूत दीजिए। उस्ताद के आपने नाम दे के, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस उस्ताद का, उस एक्टर का जो कि मीडिया इंडस्ट्री से, उसको और उसकी बीवी को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आपके पास कोई वजह नहीं है। हालांकि बिलाल साहब, जिस एक्टर की आप बात करें उनसे मुताल्लिक कोई भी प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया, कोई सरफेस पर नहीं हुआ।
ठीक है बिलाल साहब, ये तो हम बात करें, लेकिन बिलाल साहब इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मजमूई सूरत हाल देखते हुए सिस्टम की बात करें, रवैये की बात भी करें और सिस्टम की बात भी, जिसने आपने भी किरण पॉइंट रेज किया, जब स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिलाल साहब, ये तो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता रिफॉर्म्स होनी चाहिए? ठीक है, रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकती। मैं पिछले 20 साल से जिस अदारे में पढ़ा रहा हूं, वहां से मैं 4 दफा 2-2 साल की स्टडी लीव इसलिए ले चुका हूं क्योंकि तालिब इल्म क्लास में बैठ के जो कर रहे होते हैं उनको प्रिंसिपल भी नहीं रोकना चाहता। वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि हम बदनामी लें, जो वो कर रहे हैं उनको करने दें। आप उस्ताद को बाप का दर्जा तो जरूर देते हैं, लेकिन वो बाप इशारे से बात नहीं कर सकता। आप हकीकत को देखे बगैर एक आइडियलिज्म को जब तक जज करते रहेंगे, ये किसी सूरत में आप इन चीजों को ड्रेस नहीं कर सकते। किस किताब में लिखा हुआ है कि ये जो ऑनलाइन कोर्स होता है ये प्राइवेट होता है, 1-to-1 होता है? ये किस किताब में लिखा हुआ? ये क्लास के साथ कंडक्ट होता है। आप इंडिविजुअल्स को, उस्तादों को जब लाकर बाजारों में, चौराहों में खड़े कर देंगे, आप अपने निजाम तालीम को PIA बना रहे हैं, जहां पे आपने वो हरकत की है, हो सकता है वो सच हो PIA वाली हरकत, उसी तरह हो सकता है ये हरकत भी सच हो, लेकिन करने का अंदाज होता है। ये चीजें जो हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उस्तादा की तजलील है, और आइंदा आने वाले वक्त में आप निजाम को बदलने की बजाय उस्तादा के ऊपर और उंगलियां रखवाएंगे। अच्छा देखिए, अब देखिए ये एक पहलू है इसका, लेकिन ये जिस तरह से खबर सामने आई, जैसे रिपोर्ट हुई, उसमें से हमने सोचा कि हम रवैयों के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस करें आज। अगर मैं इस मामले को सिर्फ ऐसे देखूं कि कुछ बच्चियां आई और उन्होंने कंप्लेन कर दी, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे कि बच्चियां तो बहरहाल प्लीज ईमानदारी से, किरण आपने तालीम हासिल की होगी ना स्कूल में, आप अपने उस्ताद की शिकायत जाके किसको लगाती थी? आज मैं अपनी क्लास के अंदर एक बच्ची की अगर एब्सेंस लगा दूं, अगर मैं उसको कहूं सीधे होके खड़े हो, वो जाके HOD को मेरी शिकायत लगाएगी और वो कहेगी जनाब मुझे हैरेस किया गया है। मेरे पास हैरेसमेंट के खिलाफ कोई जवाब और जवाब नहीं बहुत लेंथी डिबेट है, बहुत जरूरी है, वाकई बहुत जरूरी है सबके ऊपर बात होना और इसको क्लियर होना, क्योंकि एक शख्स गलती करे और एक शख्स गलती ना करे, सजा ठीक से मिलनी चाहिए और उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम हैरेसमेंट को समझेंगे नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे, मुमकिन नहीं होगा। मैं जिसके ऊपर आपका ध्यान थोड़ा सा चाह रही हूँ ना, हमको एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि जिसमें मुझे अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा हो, मैं इसका पास रखूं और सामने वाला अपने लिमिटेशंस में रहे। और अगर मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं अनकंफर्टेबल हुई हूँ, तो फिर सर अगर कोई बच्चा अनकंफर्टेबल हुआ है तो सर उसको भी इतनी स्पेस मिले कि वो भी शिकायत कर सके, या वो शिकायत ना कर सके अपनी बातों रजिस्टर करा सके। हम हमेशा सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा होता है कि हम कहते हैं कि जनाब ये तो वर्ल्ड ओवर है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं हम जब हम कहते हैं कि ये अमेरिकन स्कूल्स में हो सकता है। मैंने वहां तालीम हासिल की है भाई, कोई सोच नहीं सकता इस तरह की गलाजत और इस तरह की बातें उड़ाना किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन स्कूल्स के अंदर होती होंगी वो इंडिविजुअल हरकतें, लेकिन हमने तो इनको निजाम और एक अदारों के साथ मंसूब कर दिया। आप अगर ये कहें कि हमें असूल बनाने चाहिए कि हमें अपनी हदों का पता हो, तो कोविड-19 में अमेरिका जैसी एक सोफिस्टिकेटेड कौम ने कौन से अपने रास्ते जो है वो मुतय्यन करके दिखा दिए। उन्होंने भी वैसी जहालत का इजहार किया जैसे कि हमारे सब्जी मंडी के अंदर जहालत का इजहार होता है। ये सूरत इस तरह डेवलप नहीं हो सकती। आपको अपने निजाम बदलने पड़ेंगे, बहुत ही हिम्मत के साथ और कहीं से तो इसका आगाज होगा। तालीम के अंदर आपको निजाम तालीम भी बदलना पड़ेगा और अंदाज़े तालीम भी बदलना पड़ेगा। काशिफ साहब, जो डिबेट अभी हम कर रहे हैं, ज़ाहिर बिलाल कुतुब साहब की बातें भी आपने सुनी और बड़ा वैलिड पॉइंट है काशिफ साहब के, इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर एक्शन हो जाए तो फिर सवाल उठते हैं और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि बिलाल भाई का पॉइंट बड़ा अच्छा था कि साइबर क्राइम को भी इसमें देखना चाहिए, इसमें आपके तमाम इदारों को इन्वॉल्व होना चाहिए। काशिफ साहब, क्या आपने स्कूल से राब्ता करके पूछा था कि जो टीचर्स को या स्टाफ को बरतरफ किया गया है तो प्रूफ होने के बाद बरतरफ किया गया? अगर ऐसा है तो फिर आप कमेटी तो अब कायम हुई है, उसके बाद कायम हुई है पंजाब के लेवल पर? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो बिलाल भाई ने बातें की, मैं 100% इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। यही हमारा भी मुतालबा है कि इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। और जब आप शफाफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यही है हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, कुरान पाक में बड़ा वाज़िह तौर पे ऐसे इश्यूज के ऊपर 4 गवाहान की बात की गई है। अब अगर आपने एक इल्जाम लगा दिया है, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तो फिर ये नहीं है ये 4 टीचर्स पे इल्जाम लगाया, ये हमारे 25 लाख टीचर्स की कम्युनिटी को इन्होंने जो है उस पे ये सवाल पैदा किया। फिर मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहूंगा, मैंने बाकी चैनल पे की है, इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर गई, एक स्कूल के अंदर वाकया है,
2,07,000 प्राइवेट स्कूल है, वहां ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन बीबीसी ने कोट किया, इंडिपेंडेंट यूके ने कोट किया, और उसके बाद फिर हमारे लोकल मीडिया पे ये बात आई है। तो ये हमें देखना है, ये मीटू के पीछे, फिर इसके पीछे कौन थे? जो अभी एमयू कॉलेज के अंदर एक वाकया हुआ, हर स्कूल में ऐसा नहीं होता, हर स्कूल में बच्चे भी रिपोर्ट नहीं करते, और उसका नतीजा ये निकला, पूरी कम्युनिटी उससे खौफजदा है। अब मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूँ कि शफाफ की बात की जाए, तो शफाफ में ये है कि दोनों साइड, अभी चूंकि चारों टीचर का मौकफ नहीं आया, उनका मौकफ आना भी जरूरी है। अब जो आपने बात, तो सर फिर आपके एसोसिएशन ने क्या किया सवाए मजम्मत के? चारों का पहले मौकफ आए, और इन बच्चियों ने, जो बेटियों ने, इनको किसी खौफ की जरूरत नहीं है। अगर जो सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई है, तो उनको चाहिए कि वो FIR दर्ज करवाएं, और अगर वो दर्ज नहीं करवाती तो मैं दरखास्त करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, 100 वोटर एक्शन लें। और 100 वोटर एक्शन लेने के यानी बाद आपके एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती टीचर, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, और अगर हमारी बेटियों की कहीं पे गलती है तो हमें फिर पूरा काशिफ साहब शोएब का सवाल, काशिफ साहब सवाल ले ले, वो जो पूछ रहे शोएब वो जवाब दे। काशिफ साहब मजम्मतों से आगे नहीं बढ़ सकते आप क्या? एसोसिएशन को जो काम करना है वो नहीं कर सकती आपकी एसोसिएशन? कुछ तो आपने भी करना है यहाँ बैठ के मजम्मत के अलावा। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हमेशा ओपन वेलकम कहा है तमाम कंप्लेंट्स को। उस सूरत में ये चीज होती है जब आप कंप्लेंट करते हैं, सोशल मीडिया को कंप्लेंट फोरम नहीं है। टीचर्स ने भी कंप्लेंट नहीं किया और स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने नहीं किया। कंप्लेंट हुई है तो एक्शन हुआ है सर। उन टीचर्स को अगर निकाला गया स्कूल ने तो कंप्लेंट के बाद निकाला है, वो ट्वीट के बाद नहीं निकाला। बच्ची ने इस हवाले से नहीं की, करेंगे तो लाजमन हम उसके ऊपर जो है जरूर एक्शन लेंगे, और दोनों को बुला के नहीं, एक मिनट, नहीं काशिफ साहब, चारों टीचर्स में से किसी एक ने भी आप लोगों से बात नहीं की, आपसे राबिता नहीं किया? मैंने यार किया, मुझसे किसी फेडरेशन लेवल पे किसी पेरेंट या किसी बच्ची ने कोई राब्ता नहीं किया। info@pakistanprivateschool.com हमारा सवाल उस्ताद से मुताल्लिक था। कोई भी जो है विद प्रूफ उसमें हमें राब्ता कर सकता है, लेकिन फेक किस्म की जो ठीक है काशिफ, मैं समझ पाया कि आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। मैं ये समझ पाया कि आपकी फेडरेशन भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कोई राब्ता करेगा तो काम होगा। स्कूल ने एक्शन लिया है, वो फिर किस तरह लिए मेरी समझ से बाहर। एनीवेज बहुत शुक्रिया काशिफ साहब साथ मौजूद थे, बिलाल भी आप साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। और ये डिबेट है जो हम कर रहे हैं और आगे चलकर भी करेंगे, और ये डिबेट इसलिए है ताकि हम अपने बच्चों को महफूज बनाए, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पूरे माशरे को, क्योंकि जो भी वल्नरेबल है उसकी हिफाजत हमें करनी है। और ये चीज़ जहन में रखिए कि इस तरह के वाक़यात रोज़ाना रिपोर्ट नहीं होते, बहुत कम ऐसा हो पाता है कि बच्चे आगे आए, बच्चे आगे और वो आकर के बात करें। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे। बहुत सारी बहस हो गई, कोई अच्छी खबर है आपके पास? एक अच्छी खबर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से मुताल्लिक है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को घर बैठे सर्टिफिकेशन फराहम की जाएगी, और इस सिलसिले में HEC और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। और पहले मरहले में ये सहूलत हासिल करने के लिए जो भी रजिस्टर होगा, वो यानी उसकी तादाद 2000 हो सकती है, उनको बिला मुआवजा सर्टिफिकेशन फराहम की जाएगी। और इसके रिजल्ट में तलबा इस वबा के दौरान घर बैठे ये जो तालीम है या इस तरीके से हासिल कर पाएंगे कि उन्हें इस तरह के सर्टिफिकेशन मिलेंगे जो आगे चलकर उन्हें अमली ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट करेंगे। इस मुआहदे का इतलाक निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ पर होगा। सर्टिफिकेशन के लिए तलबा को बाकायदा निसाब के तहत टेक्निकल महारतें सिखाई जाएंगी, और इसमें कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, वैसे डेटा साइंस इज़ वेरी गुड, आप मतलब आजकल इस पर बहुत काम भी हो रहा है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के मौज़ूआत भी शामिल होंगे, साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक बात होगी, यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक ये काम किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंट्री एजुकेशन लीड जिब्रान जमशेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में फायदा किस तरीके से होगा। और क्या इससे पहले ऐसा होता था कि ये अभी हुआ है? ये इनसे क्लैरिटी लेते हैं। प्लीज सर, बहुत शुक्रिया सर, प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिएगा इस मामले को। ज़ाहिर है जो इनिशियली रजिस्ट्रेशन होगी 2000 स्टूडेंट्स की, एक तो ये कि बड़ी अच्छी खबर है कि बिला मुआवजा सर्टिफिकेशन होगी। थोड़ा सा बताएं कितनी सपोर्टिव होगी ये, और ये सर्टिफिकेशन किस तरीके से होगी? इज इट दैट इजी ऑनलाइन? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा HEC के साथ माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन पिछले 10 साल से है, और इस कोलैबोरेशन में देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एग्जीक्यूट होते हैं 1.5 मिलियन बच्चों के लिए। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है, और हम पिछले 3 साल से रन कर रहे थे इसको। इस दफ़ा जो हम नया काम कर रहे हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, देयर आर 2 थिंग्स। पहली चीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बंद हैं, बच्चे फिजिकली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने इसके लिए जो है इस सर्टिफिकेशन को फ्रॉम होम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और अब लोग अपने घरों से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अराउंड दिस इज कि जी इस दफ़ा टेक्नोलॉजी की जो फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस हैं वो भी इसमें ऐड की गई हैं। तो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया,
डेटाबेसेस का, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का, नेटवर्किंग का, साइबर सिक्योरिटी का, क्लाउड फंडामेंटल्स का, ये सारी वो सर्टिफिकेशंस हैं जो नीड ऑफ द टाइम हैं और जिसके लिए हमें अगर पाकिस्तान नॉलेज इकोनॉमी बनने जा रहा है तो अपने टैलेंट को इसके लिए हमें गेयर अप करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट सर्टिफिकेशंस एचईसी के ताउन से में कराई जाएगी। और सर ये अब ज़ाहिर है फ्री होगी फॉर 2000 स्टूडेंट्स, वैसे इसकी प्राइस क्या होती है किसी एक कोर्स की? देखिए प्राइस वेरी करती है और एचईसी ने जो है इस जी वो वेरी करती है कोर्स टू कोर्स, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, पर एचईसी ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि पहले 2000 बच्चों के लिए ये एग्जाम्स फ्री है और एचईसी हमेशा से जो है इन सर्विसेज को सब्सिडाइज करता रहा है यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाने के लिए। रजिस्टर कोई कैसे कर पाएगा सर? स्टूडेंट खुद से कर पाएगा, ये यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स देगी? थोड़ा सा आसान से करके बता दीजिए, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। जी एचईसी का एक इवेंट मैनेजमेंट का पोर्टल है और वो स्टूडेंट्स उससे फेमिलियर हैं बिकॉज हर सब चीज़ों की रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल के थ्रू होती है। तो इस सर्टिफिकेशन की भी रजिस्ट्रेशन वहीं से होगी और बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन करके उनको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और बाद में सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है सर? जी बिल्कुल, ये लॉन्च हो चुका है बिकॉज इसकी हमने प्रेस रिलीज भी पब्लिश की है। सो द प्रोग्राम इज लॉन्च्ड और मेरे ख्याल में 4 दिनों में इसका पोर्टल जो है इट वुड बी अप एंड रनिंग एज वेल। जी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे और उसमें से आप फिर सिलेक्ट करेंगे 2000? देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सर्टिफिकेशंस आर इन डिमांड। इससे पहले 3 साल ये प्रोग्राम रन हुआ एंड ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज got certified on Microsoft technologies in last 4 years। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा टर्नओवर होगा जिसमें एचईसी और यूनिवर्सिटीज मिलके बच्चों को सर्टिफाई कराएंगी। पहले सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के ऊपर ये सर्टिफिकेशंस रन हुई थी, अब ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होंगी और जिन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की आपने बात की है पहली दफा उनके ऊपर यहाँ पे एचईसी ये सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहा होगा। और सर अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो ये सर्टिफिकेशन करना चाहता है उसके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए जी फिर वो इंडिपेंडेंट चैनल्स माइक्रोसॉफ्ट के ओपन है जहाँ पे प्रोफेशनल लर्निंग अवेलेबल है और वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं। प्रोफेशनल्स जाके बिल्कुल वो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, कंटेंट लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो एचईसी का जी ऑनलाइन ही बिल्कुल, और जो एचईसी का प्रोग्राम है स्पेसिफिकली इस वक्त वो तो इन यूनिवर्सिटीज और इन हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को केटर करता है। जी ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। साथ मौजूद थे जो प्रोसीजर है उससे मुतालिक भी गाइड कर रहे थे कि अब जाहिर है इस सिचुएशन में जबकि हम यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहे, हम तालीमी इदारे क्योंकि बंद हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन कोर्सेज और वो भी ये कोर्सेज जिनका फ्यूचर है, इनके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूचर है, साइबर सिक्योरिटी हो और ऐसे बहुत से मुश्किल से नाम है। एनीवेज जी एक आसान ब्रेक नहीं लेंगे आप? आसान सा नाम है ब्रेक का, हम ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह हेडलाइंस में भी हमने जिक्र अमेरिका का किया था कि वहाँ पर 24 घंटों में रिकॉर्ड केसेस में इजाफा हुआ है, खबर अमेरिका से ये भी है कि हैंड सैनिटाइज़र पीने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको, यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र पीने से एक शख्स की हमेशा के लिए बिनाई चली गई जबकि 3 की हालत नाजुक है। महकमा सेहत ने शहरियों को खबरदार किया कि सैनिटाइज़र के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करें और इसे हरगिज़ न पिएं। गैर संजीदा बयानात का असर है। आपको याद होगा ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे कि जो डिसइंफेक्ट करने का मवाद है या फिर सैनिटाइजर है क्या हम उसको पी सकते हैं और पीने का इंजेक्ट का भी उन्होंने तो कह दिया था। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ये उसी के असरात हैं। मोहतात हों और अपने मनसब के हिसाब से बात करें तो लोग परेशानी से बच सकते हैं। आगे बढ़े जल्दी से, कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक खबर आपको दें एक फाइटर से मुताल्लिक। हीरोइन है सचमुच की, कैंसर से डरना नहीं लड़ना है, ये अज़्म है और इस अज़्म की जो एक मिसाल सामने आई है वो है नादिया जमील, हम सब की जानी मानी पसंदीदा। उन्होंने अपनी यादगार तस्वीर एक कोलाज की सूरत में शेयर करते हुए लिखा कि हम सभी की ज़िंदगियाँ इख्तिताम पजीर होंगी लेकिन उन्हें यकीन है कि कैंसर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि ये एक तयशुदा हकीकत है कि हम एक तरबियत से अपनी ज़िंदगी, एक तरतीब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए अपने इख्तितामी सफ़र की तरफ गामज़न है। उन्होंने कहा कि वो सब्र सीखने और अपनी ज़िंदगी की मुमकिना ख़दशात से नबर्द आज़मा होने के लिए मुसलसल कोशिश करती हैं और इस सब में जीतना ज़रूरी है। कैंसर को तो वो डिफीट दे के रहेंगी।
उनकी पुरानी तस्वीरें वो उनके सामने आई होंगी बहुत दिनों में, लेकिन जो उनके फैंस हैं उनकी निगाह के सामने तो हमेशा ये चेहरा, ये आंखें और ये अंदाज उनका रहता ही। बढ़ते हैं आगे, आपको मिलवाते हैं ऐसे मसीहाओं से जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जिम्मेदारियां तो अंजाम दी, लेकिन बल्कि कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उन्होंने ली और वो सर अंजाम दी। कोरोना से मुतासिर जो अफराद हैं उनको तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना से शिकार हुए, जो लुक़्मे अजल बने, उनके जस्दे खाकी के गुस्ल से तदफीन तक तमाम काम अंजाम दे रहे हैं। इनकी आज हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुबाइल इकराम ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये जो मनाज़र हैं जो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये ऐसे मनाज़र हैं जिनको देखकर हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। दुखी भी हो जाते हैं। दूसरी ये कि कोरोना के SOPs इस सिलसिले में भी बहुत मुश्किल है और आप लोग बहुत आगे आके इस काम को कर रहे हैं। कितने लोग हैं आपके जो गुस्ल देना, तदफीन में हिस्सा लेना, ये कितना मुश्किल है और कितने लोग दरकार होते हैं सबको करने के लिए मुकम्मल? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और हमारे बेसिकली जो है वो पूरे मुल्क के अंदर वॉलंटियर्स हैं। अराउंड देयर आर 200+ पीपल जो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो फैले हुए हैं और वो इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो बेसिकली देखें, मुश्किल तो कोई बात नहीं है। हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि बजाय इसके कि लोग हमारे रिचुअल्स को फॉलो करते, अगर 20 सेकंड हाथ धोने से जरासीम मर सकता है, तो हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन था पूरी सोसाइटी के अंदर कि गुस्ल देने से पता नहीं कोरोना, गुस्ल देने के बाद तो ऑब्वियसली कोरोना बिल्कुल डेड हो जाता है। और इस चीज़ में बड़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्स्पिरेसीज थी कि कोरोना का जो है वो फैलाव का रूट क्या है, मतलब कि डेड बंदे से फैलता है या नहीं फैलता। तो ये बड़ी बदनसीबी थी हमारी कि एक लोग अपने प्यारों के, अपने बहुत ज़्यादा जो करीब तरीन उनके लोग थे, रिश्तेदार थे, उनके करीब आने से भी डरते थे, खुदा न खास्ता अगर उनकी वफात हो जाती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी टीम ने ये काम सर अंजाम दिया और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि कोई ऐसा मतलब कोई अभी भी इंसानियत मौजूद है। हमारी वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और जो कोरोना से जिनकी वफात हो जाती है उनको अल्हम्दुलिल्लाह नहलाते हैं, उनको गुस्ल देते हैं, उनकी तदफीन के और उनके तमाम तर आखिरी रसूमात को अदा करते हैं। और ये भी बताइएगा फिर जब आप लोग जाते हैं, वो मैं आप तो इसको कर रहे हैं ना और बहुत बड़े दिल के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, लेकिन प्लीज़ मुझे ज़रूर ये बताइए, वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि जब आप जाते हैं मैयत को लेकर और फिर उसके बाद में जो उनके फैमिली होती है उनको थोड़ा सा समझाना, बहुत दूर से रह के उनको तसल्ली देना, मुझे थोड़ा सा वो बता सकते हैं आप? मैडम देखें, मैंने जैसे को पहले बताया ना कि ये थोड़ा सा देखें, ये माशाल्लाह आप लोगों ने इस चीज़ पे जो आवाज़ उठाई है, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है कि कोई ऐसा एक मीडिया हाउस है जो लोगों को अवेयर करना चाह रहा है और उसने ये इशू रेज किया है। इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, इतना ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि पता नहीं लोगों का ज़मीर किस तरह गवारा कर लेता है कि उसके वालिद की लाश पड़ी हुई है या उसके भाई की लाश पड़ी हुई है और वो उससे करीब भी नहीं आना चाह रहा। तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब अराउंड 80% प्लस केसेस के अंदर हमने ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस की है कि लोग जो है वो हमें कहते थे कि यार वो हमारी, आप जो है ना वो बॉडी पड़ी हुई है, आप अंदर जाएं और फला कमरे के अंदर जाएं और आप बॉडी निकाल के उसका गुस्ल दे दें। और इस तो मतलब हम कहते थे यार ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा ये एक अजीजो कारब है, तो तुम हमारे साथ जरा हेल्प करो। तो वो बिल्कुल इस चीज से जो है ना वो घबराता था कि नहीं वो हमने करीब में जाना। हमने कहा यार हम कोई नई मखलूक है कि जो हमें कुछ नहीं होगा और तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो ये बड़ी ज्यादा जो है ना एक सोसाइटी के अंदर मिसकंसेप्शन है और जो कि क्लियर होने चाहिए। जैसे कि प्रोफेसर जवेद अकरम साहब ने भी एक बहुत जबरदस्त एक उनका इंटरव्यू है, ही इज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उन्होंने ये कहा कि आप वजू करें तो आपका कोरोना के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं ये हैरान हूँ कि मतलब ये हमारी गवर्नमेंट को या हमारी अथॉरिटीज को इस चीज के ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए था कि आप जो है वो बल्कि गुस्ल को प्रमोट करते। हमने चाइना का कॉन्सेप्ट ले लिया कि वो तबूत के अंदर कील ठोक के जो है मुर्दे दफना दो। तो मतलब हम बजाय इसके क्लैरिटी आती जा रही है, लोग रिचुअल्स
अब थोड़ी सी क्लैरिटी आती जा रही है, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आती जा रही है। ये बताइएगा, और जब आप चाहते हैं और फिर तदफीन का मरहला और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत गुफ्तगू करने के बाद आपको लगता है कि ये इससे पहले जो कुछ सोच रहे थे, अब कम से कम मैं और मेरी टीम के दूसरे लोग इसमें कामयाब हुए हैं कि इनको कम से कम मालूमात मिले कि जितना खतरा अब ये एक प्यारे के जाने के बाद में महसूस कर रहे हैं, उससे बहुत पहले बचा जा सकता था। थोड़ा सा आप इस मैसेज को कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है? मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मेडिकली तो एक चीज जो है वो प्रूवन हो गई है, जैसे कि आपके कुछ मीडिया के ही बहुत ही रिनाउंड लोगों ने भी कहा है कि अभी तक ये चीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई कि क्या ये मतलब इसकी अभी तक इतनी रिसर्चेस सामने नहीं आई कि क्या डेफिनेटली ये जो है वो एहतियात से ही बचा जा सकता है, क्या ये बाकी घर में बंद होके ही बचा जा सकता है। तो एक तो बड़ा ज्यादा एक ये भी एक मिथ है सोसाइटी के अंदर मौजूद कि ये हर बंदे को होना है और हर बंदे को हो रहा है। तो देखिए वो तमाम तर एहतियात के बावजूद अगर किसी को देखिए कोरोना को हमने बहुत ज्यादा अछूत और बहुत ज्यादा ही जो है ना वो एक जलील किस्म की बीमारी तस्वर कर लिया, हालांकि इससे ज्यादा खतरनाक डेंगू है, इससे ज्यादा खतरनाक जो फेटल है वो डायबिटीज है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर ज्यादा बात इसलिए भी शायद हुई है क्योंकि जाहिर है इसकी अभी वैक्सीनेशन नहीं है, ये जिस तरीके से स्प्रेड हो रही है इसलिए ज्यादा इस पर बात हो रही है क्योंकि जो शुगर से नहीं होती एग्जैक्टली बीमारियां इस तरह से नहीं, और अगर होती भी है तो उनके भी मेडिकेशंस हैं, उनके ट्रीटमेंट्स हैं। आज की नहीं है ये, आज की नहीं है, पेंडेमिक सूरत हाल है, ये आज की नहीं है। हम कोरोना से 70 साल पुराना वाकिफ है। ये मरसा के नाम से भी मिडिल ईस्ट के अंदर आई थी। देखिए बात, लेकिन ये तो नया है ना। देखिए मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रेज करना चाह रहा हूँ ना वो एक स्पेसिफिकली एक गुस्ल और तदफीन के हवाले से आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए आज तक आप इस बात पे हैरान नहीं है, आज तक ये बर्ड फ्लू भी आया है और कई बीमारियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक से क्यों नहीं आज तक कोई इस तरह की बीमारी रेज की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें अगर हम अवाम को मुर्दे इल्जाम ठहराएं, मेरे ख्याल में वो भी गलत इसलिए क्योंकि जब ये बीमारी आई और जब लोगों ने अपने प्यारों को खोया तो उसके बाद गवर्नमेंट की एडवाइजरीज ही ऐसी थी, उनकी एडवाइजरी ही तदफीन से मुताल्लिक ऐसी थी कि फिर लोगों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हुआ। ज़ाहिर है अब आपने जिस तरह खुद भी कहा कि हर आने वाले दिन में नई तहकीकात होती हैं और ज़ाहिर है अब तो गवर्नमेंट्स की एडवाइजरीज चेंज हुई हैं, अब वो मैयतें हवाले करते हैं अपने प्यारों के, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। थोड़ा सा बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल बजा है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना जो बात जो करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि इनिशियली जो इन्होंने ये SOPs बनाए हैं इसके, तो उन्होंने किसी डॉक्टर से या देखें किसी डॉक्टर ने पहले बात कर लेते से जो है वो कोरोना फैल सकता है, तो आपके एडवाइजर्स जो है वो एक डॉक्टर्स वगैरह से या आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यानी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, एटलीस्ट इट्स नेवर टू लेट, अब कंसल्टेशन कर लें। और अभी जाहिर है अभी बात की भी जा रही है कि जाहिर है अब डेड बॉडीज जो है वो हवाले की जाती हैं, खुद तदफीन करनी भी चाहिए। और रियासत का ये काम होता है कि अपने लोगों के अंदर खौफ को कम से कम करे। देखें आपको वो कहते तो हैं कि सिर्फ फ्लू है, घबराना नहीं है। सर देखें घबराने नहीं की ये मीडिया हाउसेस का भी ये काम है और मैं देखें बड़ा ज्यादा खुश हूँ कि देखें आपने इनिशिएटिव लिया है। देखें आपको मैं एक बात बताऊं, मैं बीइंग ए डॉक्टर आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि आपको एक वाकया भी बताता हूँ। हम जब जिन्ना हॉस्पिटल के मैं खुद जब जॉब करता होता था जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर, तो सर ऐसा कई हमने मामला देखे हैं कि वो अगर आप पेशेंट को रिलैक्स कर दो और पेशेंट को इजी कर दो ना तो पेशेंट ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप पेशेंट को डरा दो, खौफजदा कर दो, खौफजदा पेशेंट तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकता, पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। नहीं लेकिन मेडिकल एथिक्स ही है कि जो सिचुएशन पेशेंट की है उससे मुतालिक पेशेंट को बताया जाए। एनीवेज बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबैल साथ मौजूद थे। आप बढ़ते हैं फौरन आगे, वक्त के कम है, कुछ ऐसे स्टार्स की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं, हमारे बड़े प्यारे लोग जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है। अगर स्ट्रिंग्स बैंड की बात कर लें, उनके रुकने नामवर कंपोजर बिलाल मकसूद हमारे कुछ अर्सा पहले मेहमान भी थे, इज ग्रेट यस। और अब उन्होंने किरण सेहतयाबी के लिए जा रहा है, उन्होंने दुआया पैगाम तो जारी किए, मदाहों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि अगर इतने फेवरेट इतने पसंदीदा हैं वो सबके, अगर उनको इतनी सी भी प्रॉब्लम होगी तो लोग तो परेशान होंगे। जिन्होंने भी उनके लिए दुआ की उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। नाउ ही इज फाइन माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि उन्हीं से बात करते हैं आज कि उनका ये वक्त कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। बहुत शुक्रिया गुड टू बी हियर। ग्रेट। ये बताइए
हमारा ना जब भी हम किसी हीरो से बात करें जिसने कोरोना को डिफीट दिया हो, जिसने खुद को महदूद किया हो, आइसोलेशन में थोड़ा टाइम गुजारा, मुझसे पूछते हैं इतने दिन आपने क्या किया? तो बताइए क्या किया पहले। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोरोना का जो रिलेशनशिप थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी। 3-4 दिन मुझे बुखार रहा और फिर फटीग रही, लेकिन उसके बाद मैं एसिम्प्टोमेटिक हो गया। और अल्लाह मियाँ का बड़ा करम है कि जो सुनने में आता था लोग किस किस मुश्किलों से गुजरे हैं, मैं उन सब चीज़ों से नहीं गुजरा। और 10 दिन मैं रहा कमरे में, लेकिन सुकून से रहा, अल्लाह का शुक्र है। सुकून से रहे, टीवी देखते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, कुछ गुनगुनाने की कोशिश की या बिल्कुल खामोशी? क्या नहीं, गुनगुनाना तो म्यूजिक कंपोज करने बगैर मैं रह ही नहीं सकता। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है मैंने अपने आप को इसी तरह ट्रेन किया हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना है। और मैं रोज़ाना कोई ना कोई म्यूज़िक का पीस, कोई गाने का बोल, कोई छोटा सा गाने का टुकड़ा मैं बनाता रहता हूँ और मैं उसको स्टोर करता रहता हूँ कि कभी ना कभी इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे गाने बने हैं पिछले 3 महीनों में जो इंशाल्लाह कभी ना कभी इस्तेमाल होंगे। तो ये वक्त मैं ज़ाया नहीं होने दे रहा हूँ। ये तो खजाना आपने अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया, इसका मतलब हुआ ये बताइए कि कोई किसी गीत के बोल हो, कोई फिल्म की लाइन हो या कोई टुकड़ा हो जो आपके जहन में आता हो, आपका नहीं लेकिन किसी और का, ऐसा हुआ? होता है ना कोई चीज़ आपको बड़ी रिफ्रेशिंग लगती है कभी कभी? नहीं, अलग के कोई, मैं अपनी चीज़ों में इतना महव रहा और अपने ही क्रिएशन में, ड्राइंग में, म्यूजिक में, तो मैं उससे बाहर निकलने का मुझे मौका नहीं मिला। और ये बताइएगा, अब देखिए क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं सर, तो प्लीज़ ये बताइएगा कि आपका डाइट प्लान क्या रहा? मैं दीगर सवाल भी करूँगी, आपके बाबा से मुतालिक बात भी करूँगी, लेकिन पहले मुझे ज़रा ना ये बता दीजिएगा, खाने पीने पे ध्यान दिया, क्या खाया? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, जो खाना खाओ। और तो बस जो मैं नाश्ता कर, मेरा फेवरेट नाश्ता जो है वो है पराठा, घर की निकली हुई मलाई और चीनी। तो अक्सर ये सब जाता किधर है? ये हम बराबर से गुजर जाए तो भूल जाते हैं। आप खाते हैं? ओके, माशाल्लाह। मुझे तो फाखिर भाई का नया गाना याद आ रहा है, डबल चैन। वो भी मामला नहीं है। अच्छा। नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, वो मामला जबरदस्त। अच्छा बिलाल भाई, क्योंकि इस वक्त बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी चल रहा है और मेरा ध्यान ना उस तरफ ही है। ये प्यार का रोग है, अगर हम थोड़ा सा सुन लेते आपसे। ये गाना मैं आपको बताऊं, ये गाना इसकी कॉम्पोजिशन एक दिन हुई, मैंने पूरे दिन बैठ के कंपोज किया। रात में सोचा कि मैं इसको लिखूं, रात में बैठा लिखने की कोशिश की, लेकिन जो लफ्ज़ मेरे दिमाग में आ रहे थे वो बिल्कुल वो नहीं थे जो मैं चाह रहा था और मैं बड़ा लिमिटेड फील कर रहा था। सुबह उठा और मैंने अब्बा को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप 1 मिनट को आ जाइए। अब्बा और मैं, हम लोग नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, तो उनका यहाँ आना बड़ा आसान होता है। वो कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। वो आ गए और उनको मैंने ये सुनाया और वो उन्होंने एज़ यूजुअल अपना पेपर पेंसिल लेके बैठे और उन्होंने लिखना शुरू किया। मैं उनको मेलोडी बताता रहा, वो लिखते रहे। अच्छा, वो लिखते थे, फिर मैं उनको सिर्फ इतना कहता था, भाई ये डायरेक्शन जो है ना, इसमें थोड़ी इंटेंसिटी और कर दें क्योंकि इसमें और दर्द चाहिए। तो वो मुझे 2 ऑप्शंस और देते थे कि अच्छा ये है। फिर एक लाइन ऐसी मिलती थी जिसमें हम कहते थे वाह ये क्या लाइन है। फिर उसके बाद लिखा, 45-50 मिनट्स में ये उन्होंने लिख दिया और उसके बाद मैंने जाके रिकॉर्ड किया, मैंने अपलोड कर दिया और मैं भूल गया ये गाना। अब आप मुझसे कहना सुना ये देर समझे कोई टोटल ये 12-14 घंटे का प्रोसेस था। अब मुझे ना आपका समझ में आ रही है रेसिपी। हाँ, मेरे कान में ये बज रहा है पीछे, तो मुझे याद आ रहा है मैंने क्या किया था। लेकिन जब हम इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ऑब्वियसली जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है और
चीजें याद हो जाती हैं। अभी तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ ये गाना। अच्छा, मुझे अब समझ में आ रहा है ना, वो जो आपने शुरू में कहा था बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं खजाने में, वो कभी भी इस्तेमाल हो जाएंगी। वो इस चक्कर में कहा था कि पूछ मत लेना। नहीं वो वाकई में ऐसा ही, जैसे ये भी उस तिजोरी में ये चला गया। जबरदस्त। तो मैं ढूंढ लूंगी उस ताले की चाबी कहीं ना कहीं से, मैं और शोएब पहुंच के निकाल लेंगे, अमीर हो जाएंगे उसके बाद हम। अच्छा देखिए, आपके करियर की इब्तिदा से लेके अब तक लोग आपको तो देखते हैं, आपके फादर को भी देखते हैं, आप लोग अगर एक साथ अपीयर हो जाए ना तभी भी लोग कहते हैं इनका रिलेशनशिप कैसा है, ये लोग एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को जो है ना वो देख रहे हैं, और क्या अच्छा देखो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अब तो आप लोग लाइव भी आते हैं दोनों, और वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और बीच में वो जो आप लुकमा देते हैं, यकीन कीजिए हम लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो हर बार कुछ नई सी बात लगती है और उसमें सारे कलर्स होते हैं सर। रिलेशनशिप जी अब्बा मेरी रिलेशनशिप अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजे की है, बिल्कुल दोस्तों वाली है। हम लोग एक दूसरे से अपना काम शेयर करते हैं। अब्बा जो लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं, और जो मैं कहता हूँ वो भी सुनते हैं कि, और मेरी राय लेते हैं, मैं उनकी राय लेता हूँ, और क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट चाहते हैं। और सिर्फ अच्छा ये तो काम प्रोफेशनल हो गया, उसके अलावा अगर मेरे मुंह से इतना सा निकल जाए कि अपनी बीवी से मैं पूछूं कि आज खाने में क्या है, तो इसका मतलब ये अब्बा समझेंगे कि बिलाल को भूख लग रही है और कुछ खाना चाह रहा है। वो जाएंगे किचन में, अच्छा वो कुक अब राइटिंग से भी अच्छा वो खाना पकाते हैं, तो हाँ वो जाएंगे और अपना फ्रीजर खोलेंगे और ऐसी चीज पका के लाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगी। तो बस उनको सिर्फ एक हल्की सी आहट चाहिए कि बिलाल को क्या, एक जरा सा क्लू मिल जाता है उनको आपकी इस बात से। जबरदस्त। मैं आपको एक और चीज बताऊं अगर टाइम है आपके पास प्लीज। मैं था 8 या 9 साल का, मैं अपने कजन, अच्छा अब्बा EMI में थे, अब्बा का अक्सर और बेशतर लंदन जाना होता था क्योंकि उनका वहाँ पे हेड ऑफिस था EMI का, तो वहाँ पे काम होता था अब्बा का, तो अक्सर जाते थे। एक दफ़ा मुझे भी ले गए थे साथ। अगले साल, उसके अगले साल मेरा एक कज़न जा रहा था, तो मैंने अब्बा से कहा कि मैं उसको अपने चीज़ों की लिस्ट देना चाहता हूँ जाके, और कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं गया उसके घर, वो भी मुझसे 1 साल बड़ा ही था, उसको लिस्ट दी, और जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और मैंने रोया कि वो जा रहा है और जैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं जा रहा। अब्बा ने कहा तुम यहाँ रुको, ये बात है 1980 की। ओके। तो वो मुझे वहीं छोड़ा, उन्होंने गए और वापस आए, कहते मैं तुम्हारा टिकट कर दिया, तुम भी रात में जाओ। अच्छा उनके, मुझे इतना याद है, हम लोग घर गए और अब्बा ने अम्मी को बताया कि बिलाल जा रहा है, आज रात का सूटकेस पैक करो। अम्मी अब्बा पे कह रही है हमारे बैंक में तो पता है ना 20,000 रुपए, तुमने कैसे कर दिया? अब जाहिर बात है अब्बा ने ये अपने किसी जानने वाले से लोन पे लेके कर दिया, लेकिन मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते थे। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताएं बिलाल भाई, अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं आपके वालिद साहब की ना कुछ पोस्ट लगी होती हैं, वो ज़रा फेक ट्वीट्स होती हैं, ये ट्वीट्स आप भी देखते होंगे पॉलिटिकल सिचुएशन से मुताल्लिक, पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक, तो आप तो सोचते हैं कि ये अब्बा जी ने क्या लिख दिया, और कभी कभी वो ऐसी बात होती है जो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वाकई ये तो उन्होंने लिखा है शायद। इतना सोच समझ के लिख दिया है। बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत फनी भी होती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें बहुत बुरी भी होती हैं, और ऐसी होती हैं कि हमें मतलब कि अब्बा की जान की सिक्योरिटी मतलब कि हमें परेशानी हो जाती है। और हमने मतलब कि 3-4 साल हो गए हैं FIA वालों को ये डिजिटल ये जो क्राइम है उसको हमने रिपोर्ट करके हम थक चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। हमने घर भी आइडेंटिफाई कर दिया, वहां पहुंच गए। आपको बताऊं कैसे? जी क्योंकि हमारे एक जानने वाले एक कंपनी में काम करते थे जो पिज़्ज़ा हट की ओन करती थी, तो उनके पास मैसेज आया उनके किसी एक ब्रांच में
कि अनवर मकसूद साहब की ट्वीट है ये कि उनको पिज्ज़ा चाहिए और उनके दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनको फ्री पिज्ज़ा चाहिए। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ये अनवर मामू तो नहीं लगते मुझे। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं है ये, और आप उनके घर डिलीवर करवाएं और हम सब पहुंचते हैं वहाँ पे। हमने पकड़े गए, हमने घर भी आइडेंटिफाई कर दिया, हम उन साहब से भी मिले जाके। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान गए, उनकी बीवी मान गई। और उसके बाद हमने FIA वालों को बताया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो ये भी मान गए कि वो ट्वीट्स वही करते हैं? वो मान गए। ओके। और ये कब की बात है? और ये कोई 3 साल पुरानी बात। ओके। बस सही है ना। अब देखिए ये है तो अफसोसनाक बात, लेकिन आपने हमें बता दिया। इनवाइट अगर आपको करना हो तो ये करना चाहिए। नहीं कह रहा, मतलब इतना इन्वेस्टिगेट भी हो गया, घर भी लोकेट हो गया, आप लोग वाकई पहुंच जाते हैं, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। अगर ये किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी की या किसी एयरफोर्स के बंदे की फेक अकाउंट होता तो 4 दिन ना लगते इसको। नहीं बिलाल भाई, 1-2 सिटिंग मिनिस्टर्स को हम जानते हैं, वो हमारे शो में बैठ के कह चुके हैं, बस जी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं। तो इन लोगों को वाकई कुछ करना चाहिए। नहीं, ये बहुत जरूरी है। जिस जो पॉइंट उन्होंने रेज किया किरण कि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनसे इनको अपने वालिद साहब की जान का खतरा महसूस होता है, तो ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। ही इज अ लेजेंड ऑफ आवर कंट्री और ज़रा उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अमान में रहे आप, अल्लाह की, आप भी, आपकी पूरी फैमिली, और ये कि सेहत मिले, सेहत कामिला मिले आपको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो पहले आपने घुमा दिया था कि भूल गया। 1-2 लाइन्स अगर आप चाहे तो यकीन करें, हम दोनों कल से बेचैन है मैं और शुएब। हमने कहा था कि हम आपकी चॉइस पे छोड़ देंगे कि अगर आप चाहें 1-2 लाइन्स हमारे लिए गुनगुना दे तो। अच्छा प्लीज चलें, गा देता हूँ। थैंक यू। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आप ही जाए एक बार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। It was lovely talking to you। और इसी तरह आप सेहतयाब रहें, कभी आपको कोई बीमारी ना हो, और आपके वालिद साहब के लिए भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि ज़रा उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और उनकी सेफ्टी के लिए भी हमें फ़ौरन सोचना है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। सूबाई फाइनेंस अवार्ड की बात तो करनी थी, लेकिन एक और खबर आगे तो पहले वो शेयर कर लेते हैं। भारत से वो लॉकडाउन के दौरान शादी करने वाला दूल्हा 2 दिन बाद वायरस में मुब्तला हुआ और हलाक हो गया। शादी में आने वाले 111 मेहमान वायरस से मुतासर हुए। फिर से बताइए कितने बाराती हैं? 111? जी हाँ, 111। यानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी 111 बाराती लेकर पहुंच गए थे। एनीवेज, भारतीय रियासत बिहार, इसका शहर है पटना, यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान शादी की तकरीब हुई। नौजवान की हालत शादी से कबल ख़राब थी, फिर भी उसने कहा कि शादी तो ज़रूर करूँगा और इसी तरह बाराती लेकर जाऊँगा। कोरोना की अलामात मौजूद थीं, फिर भी सीरियस नहीं लिया गया। घर वालों ने शादी की वजह से दूल्हे का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया था। वाकई की इत्तला मिलने तक दूल्हे के घर वाले इसकी आखिरी रस्मात भी अदा कर चुके थे। बहुत ज़रूरी है और अपनी तकरीब उसी हिसाब से करेंगे भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जिस खबर के ऊपर आप बात करना चाह रहे थे, अब हम जरा उसकी थोड़ी सी तफसील सामने रखते हैं और फिर अपने मेहमान से भी बात करते हैं। सूबाई फाइनेंस अवार्ड की बात हम कर रहे हैं। सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने के फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब भी इसे अहम कदम करार दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज उन्हीं से इस मामले पर गुफ्तगू करें। एग्जैक्टली, शामिल खुशी साहब ने इससे मुतालिक गुफ्तगू की थी। फवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर प्लीज़ वाज़े करेंगे कि पंजाब हुकूमत इजला को फंड्स फराहम करती है, तो ये जो PFCS से फ़र्क क्या पड़ेगा इन एक्चुअल? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला समझिए क्या होता है प्लीज। पूरी पाकिस्तान का जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास 80% से ज्यादा टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक। उसके बाद वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि सूबों को एक खास फार्मूले के मुताबिक, यानी जिसमें पॉपुलेशन शामिल है, पॉवर्टी शामिल है, एरिया शामिल है, वो पैसा ट्रांसफर होता है। आप पिछले जब ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो आया हमारा NFC अवार्ड और आर्टिकल 160A, तो जो कुल
रकम फेडरल गवर्नमेंट जमा करती है उसका 58% सूबों को जाता है। अब इसको मजीद आसान करिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन पंजाब को आप समझिए कि 12,000 तकरीबन इस साल अगर आप देखेंगे तो अगर आपका 8,000 रुपया आपकी इनकम है तो 4700 अरब रुपया जो है 47,000 अरब रुपया 4,700 अरब रुपया जो है वो सूबों को चला जाना है। अब ये पैसा जब सूबों को चला जाता है तो आगे ये हो रहा था, जो एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जबरदस्त काम ये हुआ कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तगड़ा किया और सूबों के इख्तियार जो हैं वो डिवॉल्व कर दिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल कराची है, कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनके शेयर के मुताबिक पैसे मिल रहे थे, लाहौर को मिल रहे थे, और छोटे जो इजला हैं जेलम है, चकवाल है, लोधरा है, हासिलपुर है, आपका कोटकी है, उनको उनके हिस्से के मुताबिक पैसे मिल रहे थे। जब 18वीं तरमीम आई तो ये एक बड़ा जबरदस्त स्टेप इसलिए था कि आपने सेंटर से पावर प्रोविंसेस को ट्रांसफर की, लेकिन हुआ ये कि सूबों ने जो जिले के इख्तियार थे वो भी वापस ले लिए। तो तमाम जो इख्तियार था और पैसा था वो सूबाई दारुल हुकूमतों में और चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे चला गया। अब भी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके फॉर एग्जांपल सिंध का आप लें, सिंध में घोटकी जो है वो गैस सबसे ज्यादा वहां पे होती है। अगर आप शेयर के मुताबिक चलें तो घोटकी को तो आज पेरिस होना चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि घोटकी को उसका पैसा और हिस्सा जो है वो नहीं जाता। कराची जो है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कराची को उसका पैसा जो है वो नहीं जाता। सेम गोज फॉर सुई, सेम गोज फॉर बलूचिस्तान के इलाकों का। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे पंजाब में जो इलाके हैं उनको पैसा जो है वो उसके मुताबिक जो है वो छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है उनको नहीं जाता। सो ये जो फॉर्मूला है प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड, इसका मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर्स की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिशन थी पैसे देने की वो खत्म होगी और एक फॉर्मूले के मुताबिक तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनके हिस्से का पैसा जो है वो जाएगा। वहां पे फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो खुद बैठ के अपने फैसले करते हैं कि हमें क्या प्रायोरिटी करनी है, क्या डेवलपमेंट करनी है। आई एम श्योर फवाद साहब के इस फैसले से दीगर हुकूमतों को तो कोई फर्क शायद ना पड़े, लेकिन शायद सिंध हुकूमत थोड़ी सी नाखुश हो, ऐसा है? फ्रैंकली इट्स नॉट अबाउट सिंध। कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना इख्तियार नहीं देना चाहता और यही आर्टिकल 140A की ये खिलाफ वर्जी है। और आर्टिकल 140A कहता है आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करेंगे, पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करेंगे और आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करेंगे। और देखिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर रिफॉर्म हमने करनी है, इस्लाहात करनी है, तो आपको मुकामी गवर्नमेंट जो हैं, लोकल गवर्नमेंट जो हैं, उनको ये तीनों पावर्स देनी पड़ेंगी। आपकी जिस तरह मॉडर्न दुनिया में होता है इस तरह से नहीं होता कि आप किसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपको अपनी ये मौके देने पड़ेंगे कि वो अपने इलाके के मुताबिक अपनी डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा आप बता रहे हैं। इस सिलसिले में अब मजीद कोई अड़चन तो नहीं होगी? हम लोग वाकई ये सब कुछ होता देखेंगे, बीच में कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, जहां इख्तियारात होने चाहिए, जहां फंड्स होने चाहिए, जो आप लोगों का बेसिक आइडिया है। बिल्कुल सर, इसमें कोई राह में अब मजीद कोई रुकावट नहीं है या सीएम्स है रुकावट? देखिए फ्रैंकली ये अगर इसकी रुकावट होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आर्टिकल 140 इन्फोर्स करे। और मैं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर चुका हूँ। असल काम अदालत का ये है कि जहाँ प्रोविंसेस के ऊपर आपने आइन की को नाफज करना है और अगर सुप्रीम कोर्ट को आइन को नाफज नहीं करेगी और जो कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की और उसका इख्तियार है तो फिर और कौन करेगा? लिहाजा फेडरल कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। अब आर्टिकल 140A पहले से मौजूद है और उसके ऊपर अगर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मानता तो देन सुप्रीम कोर्ट मस्ट प्ले इट्स रोल। फवाद चौधरी साहब, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। मेड इन पाकिस्तान ये होना चाहिए, आप लोगों ने करके भी दिखा दिया। मैं बात कर रही हूँ वेंटिलेटर्स की और मेडिकल सामान की दीगर। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप हमें, क्या कहाँ तक मरहला पहुँचा है? और कहीं खुदा न खास्ता एक बार फिर, क्योंकि पड़ोस से कुछ खबरें आई ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं तो सही, वहाँ पे नाकामी का मुंह उनको थोड़ा देखना पड़ा है। थोड़ा मैं इसलिए लगा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ख्याल हो रहा है इस वजह से।
नहीं, वो बिल्कुल आपका ख्याल ठीक है किरण, और आपने सही एक्चुअली पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर जब आप लोग तो चूंकि शुरू से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे और आप लोगों से मेरी काफी जो है वो बातचीत होती रही, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस लगाएं और ये जो ट्रायल्स हैं इनको हम कट शॉर्ट कर दें। और एक साहब ने तो मुझे आके कहा कि सर हमारे पास वो मशीनें नहीं है जिनके ऊपर हम इसको टेस्ट कर सकें, तो हमने लेकिन वैसे टेस्ट कर लिए 100% सही है, तो हम क्यों ना ह्यूमन ट्रायल ही कर लें। तो मैंने कहा भाई इस तरह से नहीं हो सकता, आप ये बहुत इंसानी जिंदगियां बड़ी कीमती हैं, आप इस तरह थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। तो हमने फिर पूरा जो है वो ये मंगवाई इधर से, स्विट्जरलैंड से हमने इसकी जो मशीन है टेस्टिंग के लिए वो हमने पहले मंगवाई, पहले हमने लेबोरेटरी कायम की, वहां पे टेस्टिंग हुई, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल हुए और ह्यूमन ट्रायल कंक्लूड होने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग में हमने यूरोपीय यूनियन के तमाम स्टैंडर्ड जो है उनको मीट करने के बाद ही हुआ। सर लेकिन हम पिछले 5-6 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हम एक वर्ड यूज करते हैं विल बी डिलीवर्ड, ये डिलीवर कब होने हैं? इस हफ्ते होने थे। एक्चुअली वो हमारे बने हुए हैं, सिर्फ वो हुआ ये कि हमारा आज का प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैंड ओवर करने का, तो अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो कह रहा है कि हम मंडे को जो है वो करेंगे, तो इंशाल्लाह मंडे को हम जो है वो ये पहला। ठीक है, आप तैयार हैं, लेकिन वजीर आजम को थोड़ी सी ताखीर है, एनीवेज मंडे को डिलीवर हो जाएंगे एनडीएमए को। बेहद शुक्रिया फवाद साहब साथ मौजूद है। वक्त आपसे और भी बातें हम जरूर करते हैं, स्पेशली मैं किट्स से मुताल्लिक तो हमेशा वी स्टैंड इन किट्स। एनीवेज एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, स्टे विद अस।